हाल ही में राजस्थान में आरएएस के रिजल्ट आए हैं और वहीं पूरे राजस्थान में मुक्ता राव ने टॉप किया है। मुक्ता राव की प्रथम रैंक आई है, जिसका श्रेय मुक्ता राव ने अपने परिवार को दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुक्ता राव ने आरएएस का एग्जाम दिया था, लेकिन उस समय उनकी रैंक 818 रैंक आई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से एग्जाम दिया और इस बार प्रथम रैंक हासिल करके राजस्थान में टॉप किया है। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और शुरू से उन्हें सिविल सर्विस में ही जाना था। मुक्ता राव का कहना है कि अगर हम एक बार माइंड सेट कर लें तो हमें अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। वहीं न्यूज़ इंडिया संवाददाता दीपक चावला ने खास बातचीत की राजस्थान के आरएएस टॉपर मुक्ता राव से। जाते जाते रिपोर्ट देखिए। हाल ही में राजस्थान में आरएस के रिजल्ट आए हैं और हजारों की संख्या में आरएस बने हैं। आरएस तो सभी बने हैं, लेकिन याद रह जाते हैं टॉपर। और मुक्ता राव, जो कि पूरे प्रदेश में आरएस में नंबर 1 आई है, टॉप रैंक उनकी आई है। उनकी सफलता के पीछे उनका परिवार का सपोर्ट है और आज हमसे खास बातचीत करने के लिए आरएस मुक्ता राव मौजूद है। इनसे जानेंगे किस तरह से इन्होंने सफलता की सीढ़ी चढ़ी और किस तरह युवाओं को नसीहत मैसेज ये देना चाहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैडम, सबसे पहले न्यूज़ इंडिया की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैडम, ये आप मैरिड भी है और ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और टॉप पे आना, कि कैसा ये सफ़र रहा? सर, सफ़र तो ऑफ कोर्स ये एग्ज़ाम जो है ये डिमांड करता है कि आप हार्ड वर्क करें, आप डेडिकेटेड रहें। तो हार्डवर्क और डेडिकेशन से भरा हुआ सफ़र रहा। कई बार अप्स एंड डाउन्स आए, जब भी लगा कि भर्ती में थोड़ी रुकावट आ रही है या इनफैक्ट थोड़ा टाइम खींच रहा है, पर अगर मनोबल अच्छा हो तो काम हो जाता है सर। मैडम, टॉप पर है, आप नंबर 1 है, तो किस तरह से आपकी तैयारी रहती थी? कैसे आप पढ़ते थे? परिवार को आपको संभालना हुआ है, बड़ी जिम्मेदारी। सर, मैं सबसे पहले तो बहुत ही विनम्रता के साथ ये कहना चाहूँगी कि टॉपर रहना अपने आप में सिर्फ एक मैटर ऑफ चांस है। जिन सब कैंडिडेट्स ने मेरे साथ में इंटरव्यू दिया है, मेंस क्वालिफाई किया है, हम सभी एक ही प्रकार की परीक्षा के साक्षी रहे हैं, तो सभी इक्वली कॉम्पिटेंट हैं। 1, 2, 3, 4 नंबर के डिफरेंस से किसी की रैंक ऊपर हो जाती है, किसी की नीचे। तो मैं तो ये कहूँगी कि हम सब बराबर हैं और ये शायद ईश्वर का आशीर्वाद है जो मेरे पास स्पेशल फॉर्मेट में टॉप रैंक के रूप में आए हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लक और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मतलब जब आप ड्यूटी पे जाएंगे तो आपको प्राउड नहीं रहेगा कि मैं टॉपर हूँ, माइंड में ये रहने वाला है या नहीं रहने वाला है? प्राउड सर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम सब एक ही टाइप की सर्विस ज्वाइन करेंगे, हम सबका कैडर एक ही होगा और हम सभी एक साथ एक ही टीम का हिस्सा होंगे। तो अपने आप को ये समझना तो अपने आप में बहुत बड़ी, मुझे लगता है, बेवकूफ़ी होगी इस स्तर पे आकर के कि मैं कहूँ कि मैं टॉपर थी और कोई और नहीं। नहीं, हम सब बराबर हैं, हम सभी एक। मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी टीम का निर्माण करें और उस टीम के सभी लोग सहभागी हों और समाज के लिए कुछ कर पाएँ, राज्य की नीतियों को हम लागू कर पाएँ। और कि सरकार के जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स के रूप में सरकार देखती है, वो ब्यूरोक्रेट्स को देखती है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि हम सब अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। सही कहा आपने, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तमाम युवा, स्टूडेंट, दर्शक सब ये जानना चाहते हैं। आप मैरिड भी है, ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। लोगों के मन में ये होता है कि हम जॉब करने लग जाते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती। मैरिड वुमेन है, उनको ये लगता है कि हम तो घर गृहस्थी संभालेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो कैसे आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे और कैसे आप मैनेज करते थे? मैं इसको ना 3 भागों में बांटूंगी आपके सवाल को, क्योंकि 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं। एक तो मेरे जैसे कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि थोड़ी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। एक वो जो वुमन है मेरे जैसी ही पोजीशन में ऑलरेडी वर्किंग है। और तीसरे वो जो अन्य सभी कैंडिडेट्स लेकिन वर्किंग है। मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, वो मुझसे ज़्यादा ख़राब स्थिति में थे। मेरे पास तो टाइम था, क्योंकि वो लोग 8 घंटे यदि कम से कम 8 घंटे की जॉब करते हैं तो वो 8 घंटा मेरे पास भी तो था। सबको 24 घंटे मिलते हैं, मैंने उस 8 घंटे का इस्तेमाल खुद की तैयारी के लिए किया। और वो जो मेरे सहभागी हैं, सहपाठी हैं, इनफैक्ट इस बात में साथ में कैंडिडेट्स हैं, वो जो ऑलरेडी वर्किंग थे, उन्होंने तो उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम निकाला है। तो वो तो अधिक साधुवाद के पात्र हैं। यदि कोई भी महिला ये सोचे कि मुझे अपने लिए समय निकालना है, तो हमारे पास 24 घंटे काम नहीं होता। कुछ घंटे सुबह, कुछ घंटे शाम, और शायद स्कूल से बच्चे के आने के बाद में कुछ 1-2 घंटे का काम होता है। उसके अलावा सब टाइम जो है हम मैनेज कर सकते हैं। तो सभी बहनों से आग्रह करना चाहूँगी, अपने सपनों को आप पंख दीजिए, मेहनत कीजिए और टाइम निकालेंगे तो निकल जाएगा।
स्टडी का कैसे रहता था? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कैसे शेड्यूल बैठाते थे या प्लान के साथ पढ़ाई करते थे? सर मॉर्निंग में सारे काम करने के बाद, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो था वो जून 2019 से पहले प्री और मेंस ख़त्म हो चुके थे, कोविड उसके बहुत बाद में आया, तो तब तक स्कूलें खुली हुई थी। बच्चे को और हस्बैंड का दोनों का काम करने के बाद, टिफ़िन पैक करने के बाद, स्कूल और कॉलेज रेस्पेक्टिव भेजने के बाद, मैंने डिसाइड कर रखा था कि अगले 5 घंटे जब तक बच्चा स्कूल में है वो 5 घंटे मेरे खुद के लिए हैं। सारा काम रखा रह जाए पर मैं उस 5 घंटे में पढ़ती थी। और फिर जैसे बच्चा स्कूल से आया उसके साथ में लंच करना, उसकी स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में उसकी पूरी बातें सुनना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चाइल्ड की सारी बातें सुने। और फिर उसके बाद में उसको ये कहना कि बेटे आप होमवर्क कर लीजिए, मैं अपना और काम कर लेती हूँ। तो इस प्रकार से मैनेज किया। और जब भी उसके साथ खेलती थी तो मैं अपने ऑडियो नोट्स को सुन लेती थी। ऑनलाइन पे अवेलेबल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं जो आपको न केवल ज्ञान देते हैं बल्कि मोटिवेशन देते हैं, उनको भी सुनती रहती थी। इस प्रकार से तैयारी जारी रखी। यानी कि परफेक्ट वुमेन का काम आपने किया है, परिवार, बच्चे और आपकी जॉब, इसके अलावा पढ़ाई भी। परफेक्ट वुमन तो नहीं, उसमें तो भी बहुत सारी गुंजाइश है। इम्प्रूवमेंट का एरिया हर व्यक्ति के अंदर होता है। हाँ, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैं स्मार्टली अपने टाइम को मैनेज कर पाऊँ, टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल कर पाऊँ। इस ध्येय ने मुझे काफ़ी सहयोग दिया है। मैडम, आपके बारे में दर्शक जानना चाहेंगे, शादी, परिवार, इसके अलावा परिवार में किसका सपोर्ट रहा, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिली? मोटिवेशन दोनों परिवारों से ही मिली। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया, मेरे दादाजी एक फ्रीडम फाइटर थे। उनकी समाज में बहुत रेस्पेक्ट थी और उन्होंने फिलांथ्रोपी के बहुत सारे काम किए। तो उनको देख के लगता था कि वो समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। उनकी फंडामेंटल वैल्यूज़ के बारे में आपको 1-2 लेसन्स में बताना चाहूँगी। वो अक्सर कहते थे कि जिस स्कूल में आप पढ़े हो वो आपने और या आपके पेरेंट्स ने नहीं बनाई है, वो किसी और ने बनाई। चाहे वो प्राइवेट था, चाहे वो सरकारी संस्थान था, लेकिन किसी और ने बनाई। आप एक छोटी सी फीस दे करके उसमें पढ़े हो, लेकिन आपका ज्ञानोपार्जन आप देखिए, आपने कितना सारा ज्ञान पाया है वहाँ से। ऐसे ही कॉलेज। तो वो कहते थे कि समाज के संसाधनों पे सभी का बराबर हक होना चाहिए। तो आपको समाज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि आपने बहुत कुछ लिया है। जिस रोड पे मैं चल रही हूँ वो रोड मेरी नहीं बनाई हुई है, लेकिन मैं उसका उपयोग कर रही हूँ। कुछ लोग कहते होंगे कि शायद मैं रोड टैक्स भी देता हूँ, लेकिन आप देखिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम रोड टैक्स के लिए। यानी हमने समाज से बहुत कुछ लिया है और उसको यदि आप किसी भी फॉर्मेट में वापस दे पाएँ तो ये कृतज्ञता रहेगी। ये तो मैंने मेरे पिछले परिवार से सीखा। मेरे जो नए सेट ऑफ फैमिली है, उस फैमिली से भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। मेरे फादर इन लॉ एक रिटायर्ड हेडमास्टर रहे हैं। उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए अभी भी बहुत आभारी हैं, कृतज्ञ रहते हैं। समाज में उनका बहुत नाम है। तो अक्सर कहा करते थे कि कोई ऐसा बच्चा भी हमारे परिवार से भी निकले जो सोसाइटी के लिए कुछ और बेहतर कर पाए और नाम भी कर पाए और काम भी कर पाए। उनको मुझ में एक खूबी नज़र आई। उन्होंने मुझे कहा कि बिटिया आप अपनी करंट जॉब से अगर लगता है कि छोड़ सकते हो तो फैमिली में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आई एम देयर टू सपोर्ट यू एंड आई एम देयर टू बैक यू इन ऑल फॉर्मेट्स। आप तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब इतना मोटिवेशन मिल जाता तो सर करना ही पड़ेगा फिर तो। यानी कि आपकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं परिवार का साथ जरूरी है। बिल्कुल सर, परिवार का, गुरुजनों का, सहपाठियों का, सहकर्मियों का, बॉटम लाइन पे काम करने वाले सभी लोगों का और उन सब का भी जिन्होंने शायद बहुत डिस्टेंट बैठे हुए हैं लेकिन अपनी बेस्ट विशेस भेजी हैं। सर सभी का कंट्रीब्यूशन है। ऐसा लोग कहते हैं या ऐसा मानते हैं कि आईएएस या आरएएस या कोई भी अधिकारी बनने के लिए 24 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो ये बात सही है या प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ता है? कई लोगों की हॉबी भी होती है, वो उसको छोड़ देते हैं और सीधा पढ़ाई में लग जाते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि 24 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ सकता और हमारी भी दिमाग की कैपेसिटी है वो कितना ग्रहण कर सकता है। तो मेरे ख्याल से टाइम को स्मार्टली मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा टाइम तक पढ़ना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग जैसे एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन वो बिल्कुल नहीं पढ़े, ये अपने आप में एक गलत प्रयास है। मैं चाहूँगी कि आप सभी कंसिस्टेंट रहें, रेगुलर बने रहें और बार बार एक काम का अभ्यास करेंगे तो सफलता मिलेगी। दिन कोई भी एक मत छोड़िए बीच में। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होगा आपको वापस दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो रेगुलरिटी इस पर्टिकुलर तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने बताया दादाजी फ्रीडम फाइटर, तो वो कहावत है नेवर गिव अप, तो नेवर गिव अप आप स्टूडेंट्स को या जो हाउसवाइफ है उनको कहना चाहेंगे कुछ मैसेज? ऑफ कोर्स ऑलवेज मैं सबको कहना चाहूँगी कि परसिवरेंस इज़ द की टू सक्सेस। किसी भी जैसे हम अक्सर सुनते हैं ऑनलाइन, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखिए और सुधार करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार हो ही नहीं सकती। तो प्लीज़ डोंट क्विट, डोंट गिव अप। आप ये देखिए क्या कमी रह गई थी,
अपने आप पर विश्वास रखिए, लगातार प्रयास कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आरएस मुक्ता राव, ऐसा नहीं है कि अभी साल 2 साल में आपने मेहनत की और बन गए। ये जो सपना है वो सालों पुराना होगा, ये मेहनत सालों पुरानी होगी। तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है किस्मत से, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं किस्मत से ज़्यादा कर्म में विश्वास करती हूँ। किस्मत एक कैटलिस्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि वो आपको, जैसे मैंने अभी कहा कि सिर्फ इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि मुझे रैंक 1 मिली और किसी और का रैंक कुछ और मिली, लेकिन उस लिस्ट में नाम बना पाना आपकी मेहनत की वजह से होगा। तो कुछ नंबर ऊपर या नीचे किस्मत का पार्ट होता है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन आपके कर्म का है। प्लीज़ मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई ऑल्टरनेट, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये आपको करनी होगी। और एक लगातार एक जर्नी है, ये पर्टिकुलर परीक्षा जो हो वो एक जर्नी है, और उस जर्नी का हर पल आपको जीना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि ना मेरा टेस्ट में स्कोर बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, मैं कैसे इम्प्रूव करूं, मुझसे नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अक्सर अभ्यर्थियों के साथ देखा है कि एनरोल हो जाते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज़ के लिए, और मान लीजिए आज किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट है और आपकी तैयारी नहीं है, तो आप क्या सोचते हैं, मैं कल इसको आज मेरी तैयारी नहीं है, आज नहीं अगली बार दे दूंगा, अच्छी तैयारी के साथ दे दूंगा, और वो अगली बार कभी नहीं आता। तो अपने आप को बांध के रखना है, कमिटेड रहना है और गोल के साथ स्टिक रहना है। अगर आप ये काम करते रहते हैं तो सफलता बिल्कुल दूर नहीं है, वो आपके बिल्कुल पास ही बैठी है। हो सकता है आपको कई लोग फॉलो करते होंगे, तो वो पढ़ाई का मैं जानना चाहूँगा कि कितने तो घंटे पढ़ाई, टेस्ट सीरीज़ कैसे करते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे, वीडियो देखते थे, ट्यूशन लेते थे, कैसे वो सिस्टम रहता था? सर, मेरे इस बार के प्रयास में मैंने एक दिन भी कोचिंग क्लास नहीं ली। पिछली बार क्योंकि मैंने 20 साल बाद में क्लास स्टार्ट की थी, तो मुझे बैठने का अभ्यास करना भी ज़रूरी था, और मुझे ह्यूमैनिटीज़ बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन 2018 वाले प्रयास में कभी कोचिंग संस्थान में गई नहीं। हाँ, टेस्ट सीरीज़ के लिए ऐसा हुआ कि कभी मैंने घर बैठे टेस्ट सीरीज़ दे दी, और कभी लगा कि हाँ आज घर में काम कम है, मैं जाके वहाँ भी लिख सकती हूँ, तो मैं कोचिंग सेंटर में जाकर के भी टेस्ट सीरीज़ लिख करके आई हूँ। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि तैयारी आप घर से भी कर सकते हो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए डेडिकेटेड समय निकालना होगा। और टेस्ट सीरीज भी आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन मीडिया ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है, आप पीडीएफ मंगवा लीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, लिखिए, स्कैन करके वापस भेज दीजिए, आपको असेस करके हुई नोटबुक्स वापस मिल जाएंगी, और कमेंट्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो वो एक अच्छा तरीका है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। वीडियोज़ देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको सिर्फ इसी बात का तैयारी करवाई जाती है, जैसे कि आज का करंट अफेयर क्या है, उसका डिस्कशन क्या है। इनफैक्ट राज्यसभा जो टीवी है, उस टीवी का भी एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको देखिए, उसमें बहुत ही बैलेंस्ड व्यू आता है किसी भी प्रॉब्लम के, क्या पॉसिबल कारण है, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो उससे आपको उत्तर लेखन में बहुत सहायता मिलती है, शब्दों का संकलन अच्छा हो जाता है सर उससे। मुक्ता राव अभी तो टॉपर है, लेकिन इससे पहले भी आपने एग्ज़ाम दिया था, तब आपके रैंक शायद 818 रैंक आई थी। उस समय आपने ज्वाइन नहीं किया और सोचा कि मुझे अच्छी रैंक लानी है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं सर, हर आदमी के सफलता के खुद के पैमाने होते हैं। वो मेरे लिए शायद अभी तक का सबसे लो स्कोर था। ईश्वर की कृपा से मैं हमेशा ही पढ़ने में ठीक रही हूँ, तो मैंने उसको एक चुनौती के रूप में लिया कि ये मुझसे डाइजेस्ट होगा नहीं कि मेरी इतनी कम रैंक आई है, देखते हैं क्या कमी रही है। मैंने अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ आरपीएससी से मंगवाई आरटीआई के थ्रू, और मैंने उनको बहुत सारे लोगों को दिखाया, गुरुजनों को दिखाया, और पूछा कि मेरे उत्तर लेखन में क्या कमी रही। जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया वैसे वैसे मैंने तैयारी की, और मैंने सोर्सेज को ऑथेंटिक किया, तो हो गया सर, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यानी कि माइंडसेट हम जो सोचते हैं वो हम पाते हैं, बस फर्क इतना है उस पर मेहनत करने की जरूरत जी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर परीक्षा के लिए। और मैडम, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही कि हमने सोसाइटी से बहुत कुछ लिया है, हमें कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं चाहूँगी कि हम ब्रेन ड्रेन को रोकें। हम भारतीय बहुत इंटेलिजेंट हैं, राजस्थान वाले तो बहुत जुझारू भी हैं। तो यदि आप 1% भी ये सपना रखते हैं कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ वापस करूं, तो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आपको ईमानदारी से काम करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। बहुत खुशी होती है जब हम किसी की भी लाइफ में कोई भी चेंज कर पाते हैं। हम सिर्फ निमित्त बनते हैं, वो हमारे हाथों से हम कुछ नहीं करें, वो उनका हक है, और उसके लिए सरकार ने पॉलिसीज़ बनाई हैं, स्कीम्स बनाई हैं। लेकिन यदि आप जरिया बनते हैं वो काम करने का, तो जो आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, वो परम सुख है, वो सुख आप किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते एक्सेप्ट सर्विस। मैडम, अब आखिरी सवाल आपसे, जब ज्वाइन हो जाएंगे किस तरह से मुक्ता राव की कार्यशैली रहने वाली है? कुछ पीड़ित आएंगे, कुछ आम लोग आएंगे, तो किस तरह से आप उनसे मिलेंगे और किस तरह से आपकी कार्यशैली रहने वाली है? सर, हमने एथिक्स के पेपर में पढ़ा भी, बहुत सारे मैंने
जो हमारे समाज में बहुत महानुभाव रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी देखे हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ये रहता है कि आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहिए, अपने कार्य के प्रति ऑनेस्ट रहिए, प्रिजुडिस और बायसनेस को छोड़ करके जो आपके सामने फैक्ट्स अवेलेबल हैं, मेरिट्स अवेलेबल हैं, उनको सुनिए, उनको पढ़िए और डिसीजन लीजिए। मुझे लगता है कि ये मेरी कार्यशैली रहेगी कि ऑफिस में कोई भी आदमी जो अपनी परिवार लेकर के आया है उसको मैं चक्कर ना कटवाऊं, क्योंकि मैं इस बात को समझती हूँ कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई लेकर के आया है प्रार्थना, तो वो शायद किसी बस से आया है, भाड़ा दे करके आया है, अपने खुद ही गाड़ी से आया है, तो भी उसका दिन भी खर्च हुआ है और उसका पैसा भी खर्च हुआ है। तो एक ही विजिट में यदि काम हो जाए, इनफैक्ट आना ही ना पड़े, क्योंकि हम देखते हैं कि ई मित्र जैसा एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नेंस टू सिटीजन्स की तरफ चलता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यदि उसके थ्रू भी हम संख्या को बढ़ा सकें और लोगों के कामों को फटाफट निपटारा कर सकें, तो ये मेरी प्रायोरिटी रही है कि मैं अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का मैं समाधान कर पाऊँ। शुक्रिया मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी मुक्ता राव जी जो आरएस टॉपर है। 3 बातें इन्होंने बहुत अच्छी बोली, एक तो माइंडसेट, एक नेवर गिव अप और ऑनेस्टली, यानी कि हर कोई आरएस बन सकता है, हर कोई टॉपर भी बन सकता है, लेकिन बस शर्त यह है कि उसका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य के सामने उसकी निगाहें होनी चाहिए और कभी नहीं हारने वाला एटीट्यूड रहना चाहिए। हम भी इनको बधाई देते हैं और वाकई ये राजस्थान के लिए, हमारे पूरे देश के लिए और ख़ास तौर पे जो हाउसवाइफ है उनके लिए एक मिसाल है, एक मोटिवेशन है। इनको ज़रूर सुने, इनको फॉलो करें। उम्मीद करते हैं कि इनसे प्रेरणा लेकर और भी कई नए आरएस अब आने वाले टाइम में बन सकते हैं, क्योंकि हाल ही में राजस्थान सरकार ने फिर से आरएस की जो भर्ती है वो निकाल दी गई है। न्यूज़ इंडिया भी उन सभी स्टूडेंट्स को, युवाओं को बधाई देता है और उम्मीद करते हैं कि इसी कड़ी मेहनत से वो लोग भी अपना सपना पूरा करेंगे। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।